So students, we are doing metal carbonyls of coordination compound और इसी में हम पढ़ेंगे पाई एसिड लिगेंड. ओके, क्लियर. सबसे पहले व्हाट आर दी मेटल कार्बोनिल्स. देखो, जिनके केस में ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड एक्ट करता है, ओके, थ्रू कार्बन, ओके, दैट आर कॉल्ड एज दी मेटल कार्बोनिल्स. जैसे निकल का ये आपका दिख रहा है, निकल का टेट्रा कार्बोनिल, आयरन का पेंटा कार्बोनिल, क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल, लाइक दिस. मतलब जिनमें बेसिकली आप ये बोल सकते हो जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड आए, ओके, दैट आर कॉल्ड एज दी मेटल कार्बोनिल्स. इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. मेटल कार्बोनिल्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज दी लिगेंड. ओके, the organometallic compounds which contain only carbonyl ligands are called as the homoleptic carbonyls. होमोलैप्टिक का मतलब समझते ही हो आप लोग, जिसमें सिर्फ एक तरह के लिगेंड्स हों. ओके, और ये कार्बन का ये जो हमने कार्बोनिल्स है इनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया, हमने क्यों पढ़ा इनको स्पेशली, उसका रीजन ये है कि जितने भी आपके पास मेटल कार्बोनिल्स है इनके स्ट्रक्चर आप देख लेना. ओके, जैसे ये मोनोन्यूक्लियर है जिनमें एक ही मेटल के एटम है. ओके, ये डायन्यूक्लियर है जिसमें दो मेटल के एटम है. ओके, जैसे ये डायन्यूक्लियर दो तरीके के हो सकते हैं, ऐसे वाले जो जिसमें मेटल मेटल डायरेक्टली आपस में बाउंडेड हो, या ऐसे वाले जिसमें मेटल मेटल डायरेक्टली भी बाउंडेड हो या एंड ब्रिजिंग के थ्रू भी बाउंडेड हो. और ब्रिजिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ ब्रिज लिगेंड भी काम कर रहा है. इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है. ये कुछ एक कंपाउंड्स हैं, सॉरी ये दोनों तो एक ही हैं. ये कुछ एक कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा ना दिमाग में रख लेना. जैसे सिंपल जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही हैं ये. ओके, जैसे इसमें निकल कौन सी स्टेट में है, जीरो स्टेट में. इसमें आयरन कौन सी स्टेट में, जीरो. इसमें क्रोमियम कौन सी स्टेट में, जीरो. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर तो चार्ज जीरो है और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी चार्ज जीरो है, तो क्रोमियम का भी चार्ज जीरो ही है. ओके, क्लियर. तो ऐसे आप ये कुछ एक मेटल कार्बोनिल्स के जो स्ट्रक्चर है वो बनाने सीख लेना. मतलब सिंपल ही है, जैसे सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बनाते हैं. ओके, हाँ, डायन्यूक्लियर और जो डायन्यूक्लियर वाले ही आपको ट्राई न्यूक्लियर नहीं होंगे. डायन्यूक्लियर वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो मेन कार्बोनिल कंपाउंड आपके सामने है उनके स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करके देखना आप लोग. ओके, ये मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता. कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होता है, इसको ऐसे दिखा सकते हो आप. ओके, लाइक दिस, ये वाला. ओके, ये वाला सिंपल बॉन्ड है. दिस इज नॉट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ओके, अब जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमने कार्बोनिल्स को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया, क्यों पढ़ रहे हैं इसको स्पेशली इतना. उसका रीजन है क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक पाई एसिड लिगेंड होता है. पाई एसिड लिगेंड. अब ये पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे. ओके, जैसे उसके बाद एक और चीज है, यूजेस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स. मेटल कार्बोनिल ये कहाँ यूज होते हैं, दे आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल कैटालिसिस. इनका कैटालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, they are used as the precursor in synthesis of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में भी इनका काम आता है. ओके, क्या आएगा ये नहीं अभी आपको जरूरत, और कंपटीशन में भी नहीं आता ये चीज. बट हाँ, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, और जैसे मैंने बोला ना कार्बन मोनोऑक्साइड एक पाई एसिड लिगेंड है. ओके, अब ये पाई एसिड वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन. ओके, अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पैराग्राफ को, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ पाई एसिड लिगेंड के बारे में. The metal carbon bond in metal carbonyl have both sigma and pi character. मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है हमने पढ़ा ना सिंपल ऐसे. ओके, जब इस बॉन्ड को स्टडी किया गया कि मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड में पाया गया कि इसमें ना केवल सिग्मा, इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी है. इट कंटेन्स बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई कैरेक्टर. इसमें सिग्मा कैरेक्टर भी है और पाई कैरेक्टर भी है. उसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड को एक पाई एसिड लिगेंड बोला गया. The formation of bonds between the metal and carbon atom of the carbon monoxide is described below. Okay, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है. आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फील्ड ऑर्बिटल है वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा थ्रू डोनेशन ऑफ लोन पेयर, तभी तो उसको सिग्मा
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, मेन बात ये है कि ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ओके, हाउ दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और इसी वजह से, इसी पाई बॉन्ड की वजह से इसको पाई एसिड लिगेंड बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है। देखो, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, आपने देखा होगा ना, जैसे ऑक्सीजन का हम स्ट्रक्चर बनाते थे ऐसे, हम कहते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम याद करो +1 में। उसके बाद हम कहते थे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, पाई में दो तरह के होते हैं, पाई बॉन्डिंग, और उस ऊपर जो होते हैं ये कौन से होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग। ओके, क्लियर। तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होते हैं और इनकी भी शेप होती है। जैसे पाई एंटी बॉन्डिंग की शेप कैसी होती है, दे विल लुक लाइक दिस। जैसे मान लो दो एटम है, इन दोनों का जो पाई एंटी बॉन्डिंग है वो ऐसा है। ओके, ये वाले ऑर्बिटल। ठीक, तो सिमिलरली जो कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार ऑर्बिटल है, मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो खाली है। ओके, क्लियर। और ये जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल हैं, और मेटल के भी फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। ये थोड़ी ना मेटल के पास सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, फिल्ड वाले ऑर्बिटल भी तो होते हैं। ओके, या ऐसा कह लो, कार्बन मोनोऑक्साइड जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका डी ऑर्बिटल फिल भी तो होगा, और वो इलेक्ट्रॉन बाकी डी में भी जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, जो आपके पास मेटल का फिल्ड डी ऑर्बिटल है, वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के, ये वाला जो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है, इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करवा सकते हैं। क्योंकि देखो ना, ये दोनों, अब देखो इनकी सिमेट्री भी मैच कर गई आपस में, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, और ये करेंगे भी। इस वजह से होता क्या है, मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है, ओके, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है, इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये पाई बॉन्ड की तरह है ना, दिस इज पाई बॉन्ड। ओके, दिस इज पाई बॉन्ड फॉर्म्ड। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो लीगेंट है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, या कह लो कि इसमें मेटल जो है वो लीगेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, और कैसे डोनेट कर रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू। और जो लीगेंट, जो सॉरी, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता होता है उसको क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दी लुईस कंसेप्ट, द स्पीसीज व्हिच इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज द एसिड। ओके, तो इस तरह ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक ऐसा लिगेंड है जो पाई बॉन्ड के थ्रू, बिकॉज ऑफ इट्स पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल्स, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है। सो दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड एज द पाई एसिड लिगेंड। ओके, और ये जो पाई बॉन्ड बना है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, जो मेटल कार्बोनिल का जो सिंपल सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, मान लेते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है, या इसकी जो लेंथ है वो 1.2, सॉरी एक मिनट रुको, इसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए 1.15 ऑर्मस्ट्रॉम, मेटल कार्बोनिल की। ठीक, बट एक्चुअल में जो जब इसको ऑब्जर्व किया गया, जब इसकी नोट करेगी, ये क्या आई 1.128 ऑर्मस्ट्रॉम, मतलब कम आई बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है साइडवेज ओवरलैपिंग से, इससे क्या होगा, इससे ये बॉन्ड और स्ट्रेंथन अप हो जाएगा, मेटल और कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है वो और स्ट्रेंथन अप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड की जो लेंथ है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी। इसीलिए 1.15 ऑर्मस्ट्रॉम ना आके ये बॉन्ड लेंथ 1.128 ऑर्मस्ट्रॉम आई है। ओके, बट इसका एक और कॉन्सिक्वेंस निकलता है। देखो, आपने सुना है ना, जब पाई स्टार, हमने ऑक्सीजन के केस में पढ़ा था कि अगर आप ऑक्सीजन क्या, हमने मतलब ये +1 में पढ़ा हुआ है, जब पाई स्टार ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, और इस ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें पाई स्टार ऑर्बिटल में एंटर हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक, तो पाई स्टार ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, उससे होगा क्या, पाई, ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाओगे तो बॉन्ड वीक होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसका ये भी एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है। मतलब आप कह सकते हो कि मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बनता है, बट इस पाई बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड है, जिसपे कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए था सिग्मा बॉन्ड के बनने से, बट आया। क्यों आया, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बना मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन का, इस पाई स्टार ऑर्बिटल, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर हुए, उससे क्या हुआ, उससे इन दोनों का जो बॉन्ड कैरेक्टर है वो वीक हो गया। ओके, क्लियर। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं, जिसमें मेटल जो है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लाइक दिस, इसको बोलते हैं
back bonding. It is called as the back bonding. ओके क्लियर? ठीक, अब ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, as explained above, a weak sigma bond is formed by the donation of electron pair from carbon to the metal. कार्बन से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे वीक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एंड अ स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड is formed by back donation of electron from the filled d orbital of metal into the empty anti-bonding pi star orbital of carbon. Okay, ये the total bonding in thus is thus ऐसे होएगा कि हमें लगेगा कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है. इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा है, ओके, जो कि ऐसे बना है, और दूसरे वाला बॉन्ड जो है इसको आप बोलोगे ये पाई बॉन्ड है, जो इसके साइडवेज मेटल और कार्बन की साइडवेज ओवरलैपिंग से बना है by the filled orbital of metal and donated to the empty orbital of the carbon. The bond order of carbon oxygen bond is a reduced from triple bond to the double bond. जैसे मैंने बोला कि इस ऐसा होने से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड कैरेक्टर ट्रिपल से रिड्यूस होके डबल की तरफ जाना शुरू कर देगा, हालांकि डबल हो नहीं जाएगा. ओके, दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड लेंथ carbon oxygen bond length in carbon monoxide is 1.128 angstrom, whereas which increases to 1.15 angstrom in many carbonyls. कार्बोनिल के केस में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाता है. ओके क्लियर? ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से होता क्या है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ वैसे होनी चाहिए. कार्बन मोनोऑक्साइड में इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.128 angstrom. ठीक, बट होता क्या है, जब ये बैक बॉन्डिंग हो जाती है उसके बाद ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है 1.15 angstrom. ये डाटा मैंने वैसे हाइपोथेटिकल ले लिया था, वो बात अलग है, कोइंसिडेंटली मैच कर गया. यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था, मेटल और कार्बन की बॉन्ड. इसकी बॉन्ड लेंथ अगर मान लो 1 angstrom होनी चाहिए, बट एक्चुअल में होती कितनी है 0.8 angstrom. ये कम क्यों होते हैं? क्योंकि ये बॉन्ड एक्सपेक्टेड से स्ट्रॉन्ग बना है ड्यू टू दिस पाई बॉन्डिंग. ओके, और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कार्बोनिल भी बोलते हैं जब वो एज अ लिगेंड एक्ट करता है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही एक ऐसा लिगेंड नहीं है जो एज अ पाई एसिड लिगेंड एक्ट कर सकता है. और भी पाई एसिड लिगेंड है. कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसोनियम आयन और साइनाइड. ये तीनों जो हैं दीज आर दी पाई एसिड लिगेंड. ओके, ligands such as carbon monoxide, nitrosonium ion and cyanide ion, which are capable of accepting an appreciable amount of electron density from the metal atom into the empty pi or pi star orbital of their own, are called as the pi acceptor or pi acid ligand. इनको pi acceptor भी बोलते हैं. This type of pi interactions increases the value of lambda naught. lambda naught क्या थी? जो आपके पास T2G और EG लेवल के बीच में ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आती है, तभी तो आपने देखा होगा ये वाले लिगेंड हमेशा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई एंड में मिलते हैं आपको, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है, ये स्प्लिटिंग की एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, ये गैप इंक्रीज होता है. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स प्लेस्ड एट द राइट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ओके, on the other hand, in case of ligands such as oxo ion, O2 negative ion, in which the ligand have filled pi orbitals, जिनके केस में pi orbital already filled है, ठीक है, उनके केस में क्या होगा, एक्ट एज अ पाई डोनर. वो पाई एक्सेप्टर नहीं होते, वो पाई डोनर होते हैं. वो क्या करते हैं, वो पाई, यहाँ पे मैं O2 की बात कर रहा था, गलती से मैंने पहले O बोल दिया ना, O2 की बात कर रहा हूँ. O2 के केस में क्या होता है, जैसे ऑक्सो आयंस होते हैं, in which the ligands have filled pi orbitals act as pi donor. वो pi donor का काम करते हैं, मतलब वो pi bond बनाते हैं with the metal, but वो metal को डोनेट करते हैं. ओके क्लियर? मतलब वो pi bonding के थ्रू भी metal के empty orbital में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. Transfer the electron density take place from the ligand to the metal atom. Okay, the sigma bonding also transfer charge to the metal.
और जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके थ्रू तो वो, जैसे आपके पास लिगेंड और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो होनी है डोनेशन, नॉर्मल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनना ही है, तभी तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा जाएगा। ओके, बट उसके साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, पाई बॉन्ड के थ्रू भी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही करते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फेवर्ड व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम हैज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस तरह का कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका जो लिगेंड है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही रहा हो, वो एज अ पाई डोनर भी एक्ट कर रहा हो। ओके, ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब आपका जो मेटल है जिसके साथ लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ओके, वो मेटल जो है वो हाई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा पॉजिटिव हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि पाई बॉन्डिंग के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन लेगा फ्रॉम द लिगेंड। ओके, the sigma bonding also transfer charge to the metal. This type of complex is favored when the central atom metal has a high oxidation state and is short of electrons. For example, मैंगनीज के केस में और क्रोमेट आयन के केस में क्या होता है, आपके पास जो लिगेंड ऑक्सो आयन जो लिगेंड है वो क्या करते हैं, वो मैंगनेट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, सिग्मा के थ्रू भी और पाई के थ्रू भी, इसमें भी और इसमें भी। ओके, the delocalization of pi electrons from the ligand to the metal reduces the delta value. ऐसा करने से क्या होता है, डेल्टा वैल्यू रिड्यूस होती है, मतलब गैप की वैल्यू कम होती है। ओके, और एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो डी एंड एफ ब्लॉक में हमने वैसे कवर कर लिया था, बट एक बार फिर मैं आपको करवा देता हूँ कि ये जो आयंस होते हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं। इनका कलर जो है वो डी ट्रांजिशंस की वजह से नहीं होता। हम कहते हैं ना जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें T2G में EG की तरफ ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इस वजह से वो कलर्ड नजर आते हैं। बट इनके केस में ये वाले आयन कलर्ड नजर इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है जिसमें लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है। ओके, मतलब इसमें भी ट्रांसफरिंग हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड से मेटल के एनर्जी लेके लिगेंड से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द विजिबल लाइट रीजन। दैट्स व्हाई दीज लुक कलर्ड। क्योंकि अदरवाइज अगर वैसे देखोगे, जैसे इसमें मैंगनीज में +7 स्टेट है, इस आयन में मैंगनीज की +7 स्टेट है, तो +7 स्टेट की वजह से तो मैंगनीज के पास कोई डी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इसको तो कलर्ड नहीं होना चाहिए। एंड सेम विद दिस, बट ये दोनों कलर्ड होते हैं। ये तो आपका पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, और आई थिंक ये ग्रीन कलर का होता है, इसका कलर अभी मैं भूल चुका हूँ, ये भी कलर्ड ही होता है, या ऑरेंज होता है ये। ओके, ऑरेंज या येलो में से कोई कलर होता है इसका। ठीक, तो ये दोनों कलर्ड क्यों है, इनमें डी इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों का कलर होता है ड्यू टू दी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम द लिगेंड टू दी सेंट्रल एटम। ओके, क्लियर। ये भी आपने एक पॉइंट मेन है जो नोट कर लेना, ये आपका कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड के सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये हमने डी ब्लॉक में किया था। ओके, और एक और बात जो मैं अभी बताना, अभी मेरे दिमाग से स्किप कर गई है, अभी याद आई है, सिनर्जिक इफेक्ट। अब ये सिनर्जिक इफेक्ट क्या चीज है, देखो अब दोबारा आओ पाई एसिड लिगेंड के ऊपर। आपको पता लग गया कि जो पाई एसिड लिगेंड है उसमें क्या होता है, मेटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेता है मेटल से। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेटल जो है, मेटल जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ही वो पाई बॉन्ड के थ्रू वापस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब ये जो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, जब दो फैक्टर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इसकी वजह से ये स्ट्रांग हो रहा है और इसकी वजह से ये स्ट्रांग हो रहा है, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जैसे मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और आप मतलब मेरे यहाँ फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, ठीक, और आप मान लो डॉक्टर हो, आप कोई भी मतलब कोई भी डॉक्टर मान लो अपने आप को, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा आप ऐसे करना कि ये वाले मेरे ब्रांड वाली जो है वो दवाइयां आप रेकमेंड करना अपने पेशेंट्स को। ठीक है, इससे क्या होगा,
आपने वही करना शुरू कर दिया। आप वैसे भी तो दवाई रिकमेंड करते ही थे ना पेशेंट को, ठीक। तो इससे हुआ क्या, मेरा बिजनेस चल पड़ा, ठीक है, मेरे को फायदा हुआ। बट मैंने आपको भी फिर उसके मैंने आपका भी फिर टेक केयर किया। मैंने कहा चलो आपको भी मैं आपको प्रॉपर उसका ख्याल रखूंगा, मैं आपको भी कमीशन दे दिया करूंगा इसमें से, आपका भी बेनिफिट हुआ। हमारा दोनों में से किसी का लॉस नहीं हुआ इसमें, ठीक है, बेनिफिट दोनों का हुआ है। इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक। मतलब इसने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दिए, जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा उतना ही अच्छा ये पाई बॉन्ड वापस बना पाएगा डोनेट करके। तो मतलब ये दोनों आपस में एक सिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। ओके, क्लियर। और लाइफ में हमें सिनर्जिक ही होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा वे हमेशा निकालें लाइफ में कि किसी का नुकसान ना हो और हमें सबका म्यूचुअल बेनिफिट हो जाए। ओके, जैसे कस्टमर का भी इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दवाइयां हो जाए, क्योंकि फिर हो सकता है कि डॉक्टर का नुकसान होना शुरू हो जाए, क्योंकि कस्टमर उसके पास जाना बंद कर देगा। मतलब नॉर्मल रेट जो वो बाहर से खरीद रहा था वैसी मेडिसिन अगर आप मेरे ब्रांड वाली अपने कस्टमर को रिकमेंड करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तरह की विन विन सिचुएशन नहीं हो क्रिएट होगी सभी के लिए। ओके, तो दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज द सिनर्जिक इफेक्ट। ओके, क्लियर। तो ये कंसेप्ट था पाई एसिड लिगेंड का। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी होते हैं, ये नहीं बोलना कि सिर्फ, सॉरी, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड को ही पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। पाई डोनर लिगेंड भी होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। मतलब इसमें लिगेंड के बीच में और मेटल के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है वो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में बनता है, बनता पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का करेक्टर क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। ओके, क्लियर। ये आपने पाई और सिग्मा बॉन्ड +1 में बड़ी बार पढ़ा हुआ है। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आइसोमेरिज्म यहां तक कर लिया था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की आइसोमेरिज्म डन है। ओके, अब जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म करना है हमने वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का आइसोमेरिज्म। ओके, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट टाइप है वो है Ma2B4 टाइप या Ma4B2 टाइप। मतलब आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में 4 यूनिडेंटेट लिगेंड लगेंगे, मेटल के अराउंड 4 यूनिडेंटेट लिगेंड लगेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चाहिए। उल्टा बोल के, सॉरी, मैं 6 लगेंगे। 6 ये बोल रहे हैं, 6 में से 2 जो है वो एक तरह, 4 जो है वो एक तरह के हैं, 2 जो है वो एक तरह के, ठीक। वेयर ए एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिडेंटेट लिगेंड। इसके केस में एग्जांपल हमने ले ली ये वाली। तो इसके केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसमें 2 तरह के लिगेंड बनते हैं, 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, सिस और ट्रांस। सिस किसको बोलते हैं, जिसमें आपके पास जो 2 तरह के हैं, 4 तो एक तरह के हैं, है ना, 4 एक तरह के, 2 एक तरह के हैं, जो दोनों अगर आपस में एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करें। जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करें, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ली और ये चारों जो हैं वो अमोनिया होते हैं ऐसे, ठीक। मतलब अगर एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करें देन दे विल बी कॉल्ड एज द सिस। और अगर एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट आ जाएं, जैसे ये आ गया, यहाँ आ जाते, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही, यहाँ भी आ सकते थे, ऐसे भी हो सकता था, डायगोनली ऑपोजिट होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांस। तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस के 2 आइसोमर कौन से बनते हैं, सिस और ट्रांस। ये कैसे बनते हैं उनमें से एक एक फॉर्म मैंने बना के दिखा दी, बट बस इतना याद रखना है, सिस में क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट, और ट्रांस के केस में क्या होता है, डायगोनली ऑपोजिट। नेक्स्ट आपके पास है MAA ट्वाइस B ट्वाइस या MAA ट्वाइस BC। आप समझ गए होंगे ए से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे बाइडेंटेट वर्ड ऐड करना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो सिमेट्रिकल हो बट बाइडेंटेट हो। बाइडेंटेट का मतलब जो दोनों साइड से कोऑर्डिनेट करता हो। जैसे आपके पास एक एग्जांपल अगर मैं दूं, एग्जांपल के तौर में इथिलीन डायमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ना, दोनों साइड से एक जैसा कोऑर्डिनेटिंग एटम है और बीच में सिमेट्री भी है,
ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ एग्जैक्टली एक दूसरे जैसा ही है। ओके, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। और यहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिडेंटेट लिगेंड को और सी भी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिडेंटेट लिगेंड को। ओके, एग्जांपल में मान लो हमने ये ले लिया, इसमें दो बाइडेंटेट लिगेंड है, दो यूनिडेंटेट लिगेंड है एक जैसे। तो आपने बाइडेंटेट लिगेंड्स को देख लेना है कि अगर ये दोनों बाइडेंटेट लिगेंड एडजेसेंट आ रहे हैं, ओके, तो ये सिज है। ओके, इसमें हालांकि आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, यूनिडेंटेट के अकॉर्डिंग भी, अगर ये दोनों एडजेसेंट आ रहे हैं तो सिज है। अगर ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट आ रहे हैं, चाहे यूनिडेंटेट के लिगेंड के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे बाइडेंटेट लिगेंड के अकॉर्डिंग देख लो, ये एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये ट्रांस है। यहाँ पे EN को मैंने ऐसे कंप्लीट रिप्रेजेंट ना करके ऐसे दिखा दिया हुआ है। ओके, बात वही है, अदरवाइज मैं इसको ऐसे भी बना सकता था। अगर यहाँ पे एक मिनट को थोड़ा सा इसको एडिट करके बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पे EN की बजाय, ये EN लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेट अ मिनट, कि NH2 CH2 CH2 NH2, और यहाँ से ये कोऑर्डिनेशन ऐसे करवा रहा है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। बट आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे मैंने बताया ये वाला। ओके, बात ही क्लियर करनी है अपनी। ओके, तो दैट्स इट। आपको बुक्स में भी ऐसे लिखा मिल जाएगा, बट अगर आप वैसे दिखाओगे तो गलत नहीं है, जैसे मैंने अभी पूरा इलेबोरेट करके दिखाया, बट उसमें थोड़ा सा ना कॉम्बरसम टाइप हो जाता है, मतलब आपको थोड़ा ना कंफ्यूजन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, दैट्स व्हाई इसलिए एग्जांपल सिंपल करके रखी है मैंने। ओके, या इसका स्ट्रक्चर बना ही देते हैं, ये ना हो बाद में आपको फिर कंफ्यूजन में आओ, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी बना ही देते हैं। तो यहाँ पे है NH2 CH2 CH2 NH2 लाइक दिस। और ये वाले दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, ये बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, ठीक है। और इसको अगर दिखाना है तो ऐसे, ये ऑक्टाहेड्रल ही है, ये नहीं सोच लेना कि पता नहीं ये क्या बन गया, ये ऑक्टाहेड्रल ही है। ओके, क्लियर। और इसके केस में दूसरे वाले को भी बना लेते हैं, इट विल बी लाइक NH2 CH2 CH2 NH2 like this, NH2 CH2 CH2 NH2। ओके, ये बना, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही रहा, ये नहीं कि इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई है, बस आपने इसको इलेबोरेट करके दिखाया है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं। ये रहा पहले वाला EN और ये रहा दूसरे वाला EN जो यहाँ पे ऐसे दिखाए थे सिंपली। ओके, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। अब नेक्स्ट है, अब जिसका जैसे अगर ऐसा टाइप हो जाए, तीन यूनिडेंटेट लिगेंड एक टाइप के, तीन यूनिडेंटेट लिगेंड एक टाइप के, यहाँ पे A और B यूनिडेंटेट लिगेंड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसमें वैसे सिस ट्रांस टर्म भी यूज कर सकते हो, बट हम ज्यादातर फेक और मर टर्म यूज करते हैं। फेक का मतलब फेशियल से है, मर का मतलब मेरिडिनियल से है, मेरिडिनल। ओके, मेरिडिनल। ओके, फेक फेशियल मेरिडिनल। ओके, अभी ये फेशियल किसको बोलते हैं, आपने ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल देखा होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप को ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल जैसी लगती है। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं ना, मेटल के साथ अगर 6 लिगेंड हैं ऐसे होते हैं ना, तो उनको अगर ऐसे ज्वाइन करें, उनके एजेस को ज्वाइन करें, ऐसे ऐसे ज्वाइन करें, तो लाइक दिस, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, ठीक। और ये क्रिस्टल का एक फेस है, ये फेस है, ठीक। तो अगर आपके पास जैसे मान लो तीन लिगेंड एक तरह के, तीन लिगेंड यूनिडेंटल लिगेंड एक तरह के, अगर तीन लिगेंड ऐसे ही आ जाए तो इट मींस दे आर मेकिंग वन फेस, तीनों को ज्वाइन करने पे एक फेस बन रहा है, तो उसको बोलेंगे फेशियल आइसोमर। ओके, और फेशियल को ही सिस बोल देते हैं, हालांकि उसको सिस बोलने से बजाय फेशियल बोलना ज्यादा अच्छा है ऐसे केसेस में। और मेरिडिनल के केस में क्या होता है, फेस नहीं बनता, तीनों को ज्वाइन करने पे फेस नहीं बनता, उल्टा क्या होता है, कोई इंटरसेक्टिंग प्लेन बन जाता है। जैसे मान लो इसको
इसको और इसको ज्वाइन करूं तो क्या होगा, इन तीनों को ज्वाइन करने पे कौन सा बन रहा है, कोई फेस नहीं बन रहा, उल्टा क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ऐसा प्लेन बन रहा है जिससे ये क्रिस्टल कट हो रहा है। तो इसको बोलेंगे कि इन तीनों को ज्वाइन करके मेरिडिनल बना है, मेरिडिनल प्लेन बना है। ओके, तो दैट्स वाई उसको मर आइसोमर बोल देते हैं। ठीक, तो ये तीनों अगर ऐसे हैं एडजेसेंट तो उससे फेस बन जाता है, जैसे ये वाला फेस बन गया इन तीनों की वजह से, इन तीनों की वजह से, तो इसलिए इसको फेशियल बोला। और अगर जैसे मैंने अभी बोला था इधर इधर और इधर ऐसे रखेंगे तो इन तीनों की वजह से ये कट हो जाएगा। ओके, हालांकि इसमें आपको समझ नहीं आता क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, ये 3D है, तो इसको रिस्पेक्ट में ये देखो मेरिडियनल पोजीशन है। ठीक, फेस तभी बनता है जब तीनों एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हो, तब फेस बनता है। ओके, जैसे इसके केस में एडजेसेंट पोजीशन नहीं है, इसके बाद ये वाली पोजीशन आई थी, यहाँ पे वो क्लोरीन नहीं है। ओके, बट अगर यहाँ पे क्लोरीन ना होके यहाँ पे क्लोरीन होता, यहाँ पे पेरिडीन होता, तो ये फिर फेशियल बन जाता, तो ये भी फेशियल होता। ओके, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखने में हमें स्ट्रक्चर में नहीं लगता कि ये ऐसी है, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसी है 3D में। फेस बने, फेस तभी बनता है जब तीनों एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगी, अगर एक भी बीच में गैप आ गया तो मेरिडियनल बन जाएगा। तीनों को ज्वाइन करने पे प्लेन जो है वो कौन सा बनेगा, मेरिडियनल प्लेन। ओके, FACT stands for facial, MER stand for meridional। ओके, लास्ट टाइप कौन सी है, MABCDEF, मतलब 6 लिगेंड, 6 के 6 डिफरेंट है। तो इसके केस में हमने बस ये बोल देना कि इसके 15 डिफरेंट आइसोमर बनते हैं, कोई सेज नहीं, कोई ट्रांस नहीं, बस 15, वही कि एक के रिस्पेक्ट में बाकी की पोजीशन चेंज करते चलो और आइसोमर आता जाएगा। ओके, तो इसका वैसे इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इतना याद रख लेना कि ऐसी फॉर्म में 15 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते होते हैं, बस इतना याद करना। ओके, ये एक तरह का रट्टा ही लगा लो। ओके, उसके बाद लास्ट टाइप कौन सी है, MAB3, MAB थ्राइस। यहाँ पे AB को क्या डेजिग्नेट करने के लिए रखा गया है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को, ऐसा लिगेंड जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो, मतलब जो बाइडेंटेट तो हो बट सिमेट्रिकल ना हो। जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही से करके बनाता हूं मैं, ये जैसे ये आपके पास ग्लाइसिनेट आयन है। ओके, तो ये ग्लाइसिनेट आयन है, तो ये दो साइड से कोऑर्डिनेशन कर सकता है, तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। ओके, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, देखो इसका ये वाला पार्ट, इसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसे नहीं ना दिख रहे, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है ये अनसिमेट्रिकल ही है। ठीक, तो अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो तीनों के तीनों और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट हुए हुए, जैसे इसमें ऐसे और इसमें ऐसे, तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को देखना है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एटम N है, यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे N है। N के सामने N आ गया, O के सामने O आ गया, यहाँ O के सामने N आया है, यहाँ पे O के सामने N नहीं आना था क्योंकि केस हमारे पास यही बचा था, बट हमने मैक्सिमम कोशिश करी कि सेम के सामने सेम आए, डायगोनली सामने सेम आए, तो इस वाले को ट्रांस बोलेंगे। ठीक, और अगर हमने ये कोशिश ना करी होती, हमने उल्टा किया होता कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि N के सामने O आए, N के सामने O आए और इधर भी N के सामने O आए, तो यहाँ पे तो हमने जितने सिमिलर कर सकते थे उतने भी नहीं किए, है ना। हम डायगोनली सिमिलर भी करके रख सकते थे ना, जैसे इन्होंने रखे थे यहाँ पे N के सामने N, O के सामने O, ठीक है, बट हमने ट्राई ही नहीं करी कि जितने मैक्सिमम एक दूसरे के सामने सामने आ जाए उतने तो रखें। जैसे यहाँ पे एक डिफरेंट आ रहा था, वो तो चलो आना ही था, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं हमारे पास, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने जो 3 पेयर बन रहे हैं तीनों ऑपोजिट वाले बनाए हैं, ये जो आमने सामने वाले पेयर बन रहे हैं, तो ये सिस केस है, ये ट्रांस केस है। ओके, सो दैट्स इट, ये आपके ऑक्टाहेड्रल आइसोमर्स के, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के आइसोमर कंप्लीट हुए, कैसे हो सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, और यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। ओके, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है वो अभी मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। अब ऑप्टिकल आइसोमर के केस में ये जो स्टार्टिंग वाले 2-3 लाइंस हैं वो ऑर्गेनिक में भी सेम ही कॉपी पेस्ट ही करनी है मैंने, तो इसको अच्छे से समझ लेना।
ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ना, जैसे आपको पता है जैसे सिस का ऑपोजिट क्या होता है, ट्रांस, वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का नेम करते हैं हम दो तरीके से, डेक्स्ट्रो, लीवो। डेक्स्ट्रो किसको बोलते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे। मान लो ये लाइट आ रही थी, ये इस डायरेक्शन में ऐसे, जैसे ही आपके आइसोमर से पास हुई वो राइट को रोटेट हो गई, उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये है, जैसे ही सब्सटेंस से पास करी तो और ये लेफ्ट को मुड़ गई, तो आप बोलोगे कि वो सब्सटेंस लीवो है। ओके, तो इसलिए बोलते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक ऑप्टिकल आइसोमर अगर लेफ्ट को रोटेट कर रहा है तो उससे ऑपोजिट वाला जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो राइट को रोटेट कर रहा होगा। ओके, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, मतलब जैसे आइसोमर ए, जैसे मैंने बोला था आइसोमर ए जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, और जो उसी का दूसरा आइसोमर है ऑप्टिकल आइसोमर, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। ओके, ये दोनों आपस में दिखने में कैसे होंगे? एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे। ए की मिरर इमेज जैसा जो है वो बी दिखता है, या उल्टा बोलो बी की मिरर इमेज जैसा ए दिखता है। मतलब ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स होते हैं। एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल्स को एनेंशियोमर्स बोलते हैं। दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मतलब ऐसी मिरर इमेजेस जैसे ए की ऐसी इमेज बने, ए की इमेज ऐसी बने कि ये जो, जैसे यार अब रुको, इमेज का मतलब समझाता हूँ। जैसे आप मिरर में सबसे सिंपल वाला रूल बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास मिरर में, आप लेफ्ट हैंड को देखो अपने। अब थोड़ा सा मेरी ड्राइंग है कच्ची है, बट इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना हैंड राइटिंग को। आप इसका अगर आप मिरर में देखो तो मिरर में आपका हैंड कैसा दिखता है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसा दिखता है ना? हाथ थोड़ा बड़ा छोटा हो गया। ओके, अब इस इमेज को उठा के अगर इसके ऊपर इंपोज करें तो सुपर इंपोज हो जाएगी? नहीं। सुपर इंपोज होने का मतलब क्या होता है कि इस इमेज को अगर इसके ऊपर उठा के रखते तो इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगी? नहीं। ओके, शायद मैंने एग्जांपल आगे ऐड करी हो। हाँ, करी हुई है वैसे। क्लियर? क्यों नहीं है पूरा का पूरा इंपोज करेगी? क्योंकि जैसे मान लो इसको अगर उठा के इसके ऊपर रख भी दोगे, ठीक, तो होगा क्या? एक मिनट रुकना, देखो, उठा के रख सकते हैं, एक मिनट। जैसे ये, हाँ, फिर भी ये देखो, ये अंगूठा बच रहा है ना, ये नहीं ना सुपर इम्पोज हो रहा है। सुपर इम्पोजेबल का मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरे पूरे आ जाते, मिरर इमेज और आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, अगर इसकी मिरर इमेज देखूं तो वो इस बॉक्स जितनी ही होगी। अब इसको ऊपर उठाकर रखूंगा तो पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा अपने ऑब्जेक्ट को। तो इस केस को बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल, और जो हाथ वाला केस था उसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ये देखा गया है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, और ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आपका जो मॉलिक्यूल है, इफ इट डू नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्योंकि अगर उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, जैसे आपके ये बॉक्स में था, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेन जिस प्लेन के, अगर उस प्लेन की हेल्प से अगर आप ऑब्जेक्ट को दो हाफ्स में कट कर दो तो दोनों हाफ एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल, एक जैसे दिख रहे हैं। ओके, क्लियर? इफ इट इज ओनली पॉसिबल इफ दे डू नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तभी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी ऑन ईच अदर। ओके, जैसे मैं अगर बात करूं अल्फाबेट ए की, ए अल्फाबेट में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला प्लेन देखो ना, इस प्लेन के थ्रू अगर आप ए को काटोगे तो ये दो पार्ट बनेंगे ना, एक ये, एक ये, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो अगर ए की इमेज देखोगे, मिरर इमेज देखोगे, वो ए जैसी ऐसी ही दिखेगी। ओके, तो इसलिए ये जो मिरर इमेज है और ये जो ए है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। इमेज कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। इसलिए ये ए जो है वो इस ए का एनेंशियोमर नहीं है। ये दोनों तो आइडेंटिकली हो गए ना, फिर आइसोमर कैसे हुए? है ना?
बट अगर मैं बात करूं एफ की मेरे इमेज ऐसी दिखेगी, और अगर एफ को उठा के इधर रखना चाहूं नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इमेज कांट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो अब आप बोलोगे कि एफ और उसकी इमेज ये दोनों आपस में एक दूसरे के एनेंशोमर हैं, क्योंकि ये दीज टू आर दी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, क्लियर। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के, आप बोलोगे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हैं, एनेंशोमर्स हैं, और साथ में एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर भी होंगे। ठीक, बेसिकली पहली जो कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर होने की, वो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। हाँ, एक केस आगे जाके हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ये वाला केस, इसमें नहीं पढ़ेंगे, कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने के बावजूद भी कई बार क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाते। वो बात की बात है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने के बावजूद भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट क्यों नहीं कर पा रहे, वो बात की बात है। ठीक है, बट ऑप्टिकल आइसोमर होने की पहली कंडीशन ये पक्का है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में। ओके, क्लियर। उसके बाद अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं, देन दे विल बी कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर। और ये पक्का है कि अगर ए जैसे दिखने, अगर एफ जैसे दिखने वाला मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, मतलब लीवर रोटेटरी है, तो उसकी जो मिरर इमेज जैसा मॉलिक्यूल होगा वो पक्का राइट की तरफ रोटेट करेगा, वो पक्का डेक्स्ट्रो होगा। ओके, क्लियर। The molecules which are non-superimposable mirror images of each other are called as the chiral molecules. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या कहते हैं, कार्बन जिसके जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी उसको कायरल बोलेंगे। हालांकि कार्बन के केस में भी आप यही कंसेप्ट लगा सकते हो, और कार्बन के केस में ये कंसेप्ट तभी आता है जब कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज दी कायरलिटी। जिस मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी होगी उसको बोलेंगे कायरलिटी। सच मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लुकिंग लाइक मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज दी एनेंशियोमर्स और एनेंशियोमॉर्फ्स। एक और वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, एनेंशियोमॉर्फ्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म common in the octahedral complexes involving 1, 2, 3 symmetrical didentate ligand। ये देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में आपके पास, अगर आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों के तीनों अगर सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड हुए तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स पक्का बनाते ही होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये नहीं है कि हर बार ऐसा होना चाहिए कि कोई ना कोई डाइडेंटेट लिगेंड हो ही हो, बट ऐसा देखा गया है कि जिसमें कम से कम एक डाइडेंटेट लिगेंड हो वो पक्का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होता है, क्योंकि उसके केस में ये वाली कंडीशन, ये वाली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाने वाली कंडीशन ओबे हो ही जाती। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड हो, दे विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब हम आगे देखेंगे कुछ एक एग्जांपल्स, और यही सेम थ्योरी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगती है। ये एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन सेम है, कायरलिटी की डेफिनेशन वो आप नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर भी कह सकते हो। और कार्बन के केस में ये केस तभी पॉसिबल है जब कार्बन चारों डिफरेंट लिगेंड से जुड़ा हो, चारों साइड से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज से जुड़ा हो। ओके, तभी वो कायरल हो सकता है और तभी वो कायरलिटी शो कर सकता है। वैसे कायरल होने का मतलब ये भी होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, अब चलो अब डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। First type of the octahedral complexes which will show the optical isomerism is MAA thrice type। AA का मतलब आप समझ गए हो, यूनिडेंटेट लिगेंड, और इसमें 3 है, सॉरी यूनिडेंटेट लिगेंड नहीं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, 3 बाइडेंटेट लिगेंड है इस कॉम्प्लेक्स में। ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एग्जांपल में ये वाला कॉम्प्लेक्स
ये कॉम्प्लेक्स रहा, ये इसकी रही इमेज, ये इमेज जैसे दिखने वाला मॉलिक्यूल। इमेज से हमारा मतलब है इमेज जैसे दिखने वाला मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल और ये इमेज जैसे दिखने वाला मॉलिक्यूल, ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, दे विल बी एन एंशोमर ऑफ ईच अदर। अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ, अब आप बोलोगे सर इनमें से डेक्स्ट्रो कौन है और लीवो कौन है, आप ये एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हो कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है। हाँ, ये कंफर्म है कि अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तब ये लीवो होगा, अगर ये लीवो हुआ तो ये डेक्स्ट्रो होगा। इफ डेक्स्ट्रो देन इट विल बी लीवो, ओके, एंड इफ लीवो देन इट विल बी डेक्स्ट्रो। ये कंफर्म है, ये नहीं बता सकते कौन डेक्स्ट्रो कौन लीवो, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटली ही करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरी टाइप क्या है, MAA ट्वाइस B2, मतलब दो यूनिडेंटेड लिगेंड एक जैसे और दो बाइडेंटेड लिगेंड एक जैसे, ठीक। और इसके केस में आपने देखा था पीछे दो आइसोमेरिज्म तो वैसे ज्योमेट्रिकल वाले ही बनते हैं, स्टीरियो वालों को बाद में डिस्कस करते हैं। इस वाली फॉर्म वाले जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के आइसोमर बनाते हैं ज्योमेट्रिकल। कौन कौन से, ट्रांस ट्रांस एंड सिस, ओके। बट ट्रांस में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, मतलब जब आप इस प्लेन के थ्रू अगर मॉलिक्यूल को कट कर दो तो उसका लेफ्ट हाफ, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ जो है वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो हम कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जो ट्रांस ज्योमेट्री का आइसोमर है उसकी मिरर इमेज तो उसकी जैसे ही दिखेगी। तो इट मींस ये जो ट्रांसफॉर्म है इस मॉलिक्यूल की जो ट्रांसफॉर्म जैसा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करवाएगा। हाँ, जो सिस वाली फॉर्म है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये आपकी ये वाला जो सिस वाली जो फॉर्म है वो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करवा सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये वाला मॉलिक्यूल लिया और इसकी भी सिस फॉर्म लेनी है सिर्फ, ठीक है। जो ट्रांस है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिस फॉर्म की जो मिरर इमेज है वो ऐसी दिख रही है, तो ये दोनों आपस में, और अगर इसको उठा के इसके ऊपर इंपोज करना चाहें तो होगी सुपर इंपोजेबल नहीं। तो इट मींस ये और इमेज जैसा दिखने वाला मॉलिक्यूल, these two will be the optical isomer of each other। ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये लीवो होगा, अगर ये लीवो हुआ तो ये पक्का डेक्स्ट्रो होगा, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट टाइप है MAA B2C2 टाइप। एक बाइडेंटेड लिगेंड है सिमेट्रिकल और दो दो यूनिडेंटेड लिगेंड है दो टाइप के। तो इसमें आपके पास ये वाला और इसकी मेरे इमेज ये वाली, तो ये वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीव, ओके क्लियर। तो ऐसे आपके पास हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ ली है, ओके। अब कुछ एक कह सकते हो आपकी थोड़े से दिमाग में रखने वाले पॉइंट, वो क्या है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, square planar complexes do not show optical isomerism because they contain plane of symmetry। जो स्क्वायर प्लेनर शेप होती है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही होता है, ओके। तो इसलिए आपके पास जो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है ऐसा देखा गया उसमें आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करवाते, ओके। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला दूसरे टाइप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है वो भी दो, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाने के लिए दो चाहिए ना लिगेंड ऐसे, ठीक। तो उनके केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा गया, जैसे ये आपके पास निकल बाई ग्लाइसिनेटो है, ये ग्लाइसिनेटो आयन है ना, और ऐसे दो हैं, और ग्लाइसिनेटो जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है और होता भी अनसिमेट्रिकल है, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी मिरर इमेज जैसा मॉलिक्यूल ये वाला, ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है, ओके। ये एक तरह का याद करने वाला ही पॉइंट है, तो इसको याद कर लेना आप लोग ये वाला, ओके। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको अलग से डिस्कस कर लिया हमने। वैसे ज्यादातर ना टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, ओके, ना स्क्वायर प्लेनर में,
ज्यादा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है वो किसमें शो होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, और जो ऐसे वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें। ओके। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक पॉइंट और क्या बताया मैंने कि डेक्स्ट्रो और लीवो आप स्ट्रक्चर देख के नहीं बोल सकते, इसको आपको एक्सपेरिमेंटली ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो निकला है तो उसकी इमेज जैसा मॉलिक्यूल जो होगा वो लीवो होगा, ये पक्का है। ओके, सो दैट्स इट। ये आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया, और इस तरह आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, कंपटीशन के लिए भी और आपका वैसे रेगुलर के लिए भी। सो दैट्स इट।